हाँ दोस्तों नमस्कार। पिछली क्लास में हम लोगों ने विलेन की मोलरता के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग विलेन की मोललता के बारे में। मोललता क्या होती है? देखिए, इसके डिफिनीशन हम लोग लिख लेते हैं पहले। मोललता, देखिए, 1 किलोग्राम एक 1 किलोग्राम विलायक में 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलीन विलेय के मोलों की संख्या मोलों की संख्या 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। विलयन की मोललता कहलाती है। ठीक, मोललता हम लोग किसे कहते हैं? 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। देखिए, मोलरता में लीटर था और विलयन था। यहां पर क्या है बेटा? विलायक है और किलोग्राम है। आपको ध्यान क्या देना है? विलायक ध्यान देना है और किलोग्राम ध्यान देना है। तो हम लोग इसका फार्मूला बना सकते हैं। मोललता, जिसको हम लोग स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं, मोललता बराबर हम लोग लिख सकते हैं विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या बटे क्या? विलायक में 1 किलोग्राम विलायक में, तो हम लोग लिख सकते हैं विलायक का भार किसमें भाई? किलोग्राम में। देखिए, यहाँ पे किलोग्राम की बात करी गई है, तो मोललता बराबर क्या लिखेंगे? विलेय के मोलों की संख्या, क्योंकि जो विलेय है उसके मोलों की संख्या ही है मोललता। तो हम फार्मूला क्या लिख सकते हैं? मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार केजी में, यानी कि किलोग्राम में। देखिए, जो हम लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें किलोग्राम की बात ना करी जाएगी, ग्राम में बात करी जाएगी और मोललता पूछा जाएगा। यानी न्यूमेरिकल जो होगा उसमें ग्राम में मात्रा दी गई रहेगी विलायक की, और क्या पूछा जाएगा? मोललता पूछा जाएगा। तो हम लोग केजी को किस में बदल दें? ग्राम में बदल दें। ग्राम में बदलने के लिए हम लोग लिख सकते हैं या स्मॉल m इजकल टू, यहां पर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, विलायक का भार ग्राम में। और 1 ग्राम एक 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 होते हैं। तो हम लोग बूढ़े क्या कर दें? 1000 कर दें। ठीक, तो यह हमारा फार्मूला बन गया। ठीक, विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकाली जाती है? तो हम लोग एक फार्मूला लिख सकते हैं, मोलों की संख्या बराबर, एक फार्मूला मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणु भार। क्या लिखा जा सकता है? भार बटे अणु भार।
अगर हमको मोलों की संख्या निकालनी, अगर विलेय के मोलों की संख्या निकालनी तो विलेय का भार बटे अनुभार, विलायक के मोलों की संख्या निकालनी है तो विलायक का भार बटे विलायक का अनुभार, या किसी के भी मोलों की संख्या निकालनी हो, अगर उसका भार पता हो तो हम लोग क्या कर लेंगे, भार बटे अनुभार कर लेंगे। तो जो न्यूमेरिकल हमें मिलेंगे हल करने के लिए, उसमें कहीं ना कहीं से भार की बात करी गई रहेगी। तो हम लोग लिख सकते हैं एक फार्मूला कि मोललता बराबर विलेय का भार। देखिए यहाँ पे विलेय के मोलों की संख्या है, तो विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। विलेय के मोलों की संख्या की जगह हमने क्या रख दिया, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, जो यहां से हमको पता चला था। नीचे क्या बचा, विलायक का भार ग्राम में, और गुणे क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक, तो यह एक फार्मूला है जिससे हम न्यूमेरिकल आसानी से लगा सकते हैं। दूसरी बात, अगर विलायक का भार हमको जो है किलोग्राम में दिया गया है तो हम इसको रख देंगे, इस पे रख देंगे, यानी कि विलेय का भार बटे विलायक का, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार बटे विलायक का भार केजी में, किलोग्राम में। यदि जो है विलायक किस में दिया है, केजी में दिया है, तो हम लोग यहां से निकालेंगे। यदि जो है विलायक का भार ग्राम में दिया है तो हम यहाँ पे निकालेंगे। बस विलेय के मोलों की संख्या की जगह हम लोग क्या रख देंगे, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। प्रश्न में प्राय इसी तरीके से पूछा जाता है, तो ये हो जाएगा। इसको एक तरीके से हम और लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणे विलायक का भार ग्राम में। अभी पूरे के गुणे हम 1000 कर दें, या इस बात को हम यहां पर लिख दें। ठीक, यानी हम यहां पर भी लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है यहीं पर लिखा जाना। ठीक, तो इस फार्मूले से भी, मतलब इस तरीके से भी हम लगा सकते हैं कि विलेय का भार बटे अणुभार गुणे विलायक का भार। ठीक, ये है मोललता ज्ञात करने का तरीका, और मोललता आपके हाफ ईयरली एग्जाम में या टेस्ट में जरूर पूछी जाती है। ठीक, क्योंकि इसमें 3 टॉपिक से ही सवाल पूछे जाते हैं, और कहा जाए तो नए सिलेबस में ये 3 टॉपिक हैं। एक जो है ये मोलरता हो गई, मोललता हो गया, और मोल प्रभाज हो गया। तो चलिए, ये हो गया हम लोगों का फार्मूला, ये हो गई हम लोगों की परिभाषा। अब हम लोग शुरू करते हैं न्यूमेरिकल लगाने। न्यूमेरिकल हम लिखते हैं, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल लगाया जाए। देखिए इस न्यूमेरिकल को हम लोग हल करें। यहां पर बेटा प्रश्न क्या है, एक लवण का अणुभार कितना है, 30 है। एक लवण है जिसका अणुभार कितना दिया गया है, 30 है। लवण की 3 ग्राम मात्रा, लवण की 3 ग्राम मात्रा 250 ग्राम जल में विलीन की गई। विलायक कितना हो गया, विलायक हो गया 250 ग्राम। यहां पर बात ग्राम में आ गई, केजी में नहीं है। या तो हम इसको केजी में बदल के लिखें, या तो फिर ग्राम में रहने दें और गुणे 1000 कर दें। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि एक लवण है जिसका अणुभार 30 है, मतलब कि जो यौगिक है उसका नाम नहीं दिया गया, सीधे अणुभार बता दिया गया। इसकी 3 ग्राम मात्रा को हम 250 ग्राम जल में घोल रहे हैं। अब जो विलयन बन करके तैयार हो रहा है, इसकी मोललता क्या होगी। ठीक, हम लोगों का जो फार्मूला है वह है मोललता बराबर
विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान या विलायक का द्रव्यमान या विलायक का भार हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फार्मूले में क्या लिखे हैं, विलायक का भार लिखे हैं। तो विलायक का भार किस में, यहाँ ग्राम में दिया गया है, तो हम लोग फार्मूला क्या लगाएं, ग्राम में गुणे 1000। अब इसके बाद हम लोगों ने देखा विलेय के मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो विलेय के मोलों की संख्या, मोल बराबर क्या होता है भाई, भार बटे अणुभार। तो यहां पर देखिए यह 3 ग्राम लवण की मात्रा कितनी है, 3 ग्राम, यानी भार कितना है, 3 ग्राम। अच्छा फार्मूला लिख दें, ज्यादा समझ में आएगा। तो यहां पर हो जाएगा विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, और पूरे के बटे क्या हो जाएगा, विलायक का भार किसमें रहेगा, ग्राम में, और पूरे के गुणे। ठीक, विलेय का भार कितना है भाई, 3 ग्राम है, बटे अणुभार कितना है, 30 है, पूरे के बटे क्या हो जाएगा, विलायक का भार ग्राम में 250 और गुणे 1000। ठीक, अब देखिए हम 3 में 30 का भाग देंगे तो आ जाएगा 0.1 बटे 250 गुणे 1000। अगर हम इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 100, क्योंकि दशमलव के एक अंक इधर है, 1 2 3, इधर 3 जीरो है, तो हम दशमलव दशमलव को 3 अंक बाद लिख सकते हैं, यानी 100 हो जाएगा, 100 बटे 250। अगर हम 100 में 250 की भाग देंगे तो 0.4 आएगा। ठीक, 100 में यदि हम 250 की भाग देंगे तो भाई 250 की भाग नहीं जा रही है, जीरो लिख करके फिर दशमलव लिखेंगे और एक जीरो बढ़ जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा तो 1000 हो गया, फिर 250 गुणे 4 बराबर 1000। दूसरे तरीके से हमने फार्मूला आपको लिख करके बताया था कि यहाँ पर हो जाएगा विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणे विलायक का भार ग्राम में और गुणे 1000। विलेय का भार कितना है भाई, 3 ग्राम, गुणे 1000 बटे विलेय का अणुभार 30 गुणे विलायक का भार 250। ठीक, अब यहां पर भी काटेंगे तो सेम आएगा। अगर 30 में 3 की भाग देंगे तो 0.1 आ जाएगा, और उसके बाद 0.1 में गुणा करेंगे 1000 का तो 100 आ जाएगा, और फिर 250 से भाग देंगे तो भी आ जाएगा। या तो हम देखिए जीरो से यहाँ जीरो कैंसिल कर दें, इस जीरो से इस जीरो कैंसिल कर दिए, 3/3 हो गया, ये आपस में कैंसिल हो गया, बट बचा कितना, बचा यहाँ पे 10/25। 25 से जब हम भाग करेंगे 10 में, भाग नहीं जाएगी, जीरो बढ़ा जीरो लिख करके दशमलव हम लोग लिखे, दशमलव लिख करके यहाँ पर इसको कर लिए 25 चौके 100। मतलब यह है कि इस तरीके से भी हम लगा रहे हैं तो मोललता कितनी आ रही है, 0.4। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, सवाल हल कर लीजिए। अब हम लोग जो है दूसरा सवाल लगाएंगे। ठीक, देखिए दूसरा प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल के 16% W/W यानी वेट बाई वेट जलीय विलेन की मोललता ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा, यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल का जो जलीय विलयन है
वह क्या है, 16% द्रव्यमान से। 16% द्रव्यमान से का क्या मतलब है कि इसमें जो है 16% सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि H2SO4 है। और 100 में से 16 गया तो कितना बचा, 84। 84% क्या है इसमें, जल है। अब हम लोग मोललता वाला फार्मूला लगा देंगे। मोललता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। विलायक का भार ग्राम में और पूरे के गुणे 1000। विलेय का भार कितना है भाई, विलेय का भार है 16। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या दिया, सल्फ्यूरिक अम्ल के 16% द्रव्यमान से जलीय विलयन, यानी कि दोनों क्या है, द्रव्यमान है, W/W, यानी कि विलेय भी द्रव्यमान में है और विलायक भी क्या है, द्रव्यमान में है। कितना है, 16% है। जैसे अगर हम मान लें कि विलयन यदि 100 ग्राम होगा तो 16 ग्राम क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, और मानक के अनुरूप ही हम चलेंगे। तो 16 ग्राम क्या हो जाएगा भाई, सल्फ्यूरिक अम्ल का भार हो जाएगा। उसके बाद क्या है, विलेय का अणुभार। अणुभार हम लोग कैसे निकालेंगे, यौगिक का अणुभार जो होता है वह उसमें उपस्थित अवयवों के परमाणु भार के बराबर होता है। जैसे H2SO4, यानी कि हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है भाई, 1 होता है। उसके बाद क्या है, सल्फर है, इसका कितना होता है, 32 होता है। ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक। लेकिन हाइड्रोजन कितना है, 2 बार है, तो गुणे 2। सल्फर एक ही बार है तो एक रह ही जाएगा। ऑक्सीजन कितनी बार है, 4 बार है, तो यह जो है गुणे 4। अब देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया, सल्फर कितना हो गया, 32 हो गया, 16 चौके 64, 4 2 6 2 8, 6 3 9। अणुभार सल्फ्यूरिक अम्ल का कितना निकल गया भाई, 98 निकल गया। पिछले सवाल में अणुभार पहले ही दे दिया था, सवाल में दे दिया था, लेकिन यहाँ पर हमको क्या हो गया, निकालना पड़ा। किसी भी यौगिक का अणुभार जो होता है वह यौगिक में उपस्थित परमाणु भारों के योग के बराबर होता है। जैसे अगर हम यहाँ पर कहें NaOH, तो सोडियम का कितना होता है भाई, 23 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। 6 3 9 1 10, हासिल 1 का 2 1 3 3 1 4, यानी NaOH का कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। बाकी आप लोग ग्लूकोज का निकाल के बताइएगा। देखिए हम लोग जो है विलेय का भार बटे अणुभार लिख दिए और विलायक का भार ग्राम में। अभी हमने कहा कि यदि हम लोग माने कि 100 ग्राम क्या हो, विलयन हो, तो इसमें 16 ग्राम क्या हो गया भाई, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, तो बचा कितना, 84। और पूरे के गुणे क्या कर दें, 1000 कर दें। अब जो आंसर आएगा वही हम लोगों का आंसर होगा। यदि हम 16 में 98 की भाग दें तो यह निकल के आता है 0.163। 0.163 बटे क्या कर दें, 84 कर दें, 84 और गुणे 1000, ठीक। तो यहाँ पर आ गया 1 2 3। इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 163 बटे 84, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, लगभग 1 इसको जब हम भाग करेंगे तो भाई 2 बार तो भाग जाएगी नहीं,
क्योंकि 8 दूनी 16 160 और 4 दूना 8 168 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर है कितना 163 है, तो यह जाएगा 1.9। 1.9। इसके बाद भी एक आध अंक आप ले जा सकते हैं, और 1.9 इसकी मोललता निकल गई, जिसकी यूनिट हम लोग लिखते हैं मोल प्रति किग्रा। मोल प्रति किग्रा यूनिट हम लोगों की किस में रहेगी, किलोग्राम में ही रहेगी। देखिए यहां पर हम लोग ग्राम में बदले हैं तो क्या करना पड़ा, 1000 से गुणा करना पड़ा है। ठीक, चलिए एक सवाल हम लोग और हल कर लेते हैं, तो हम लोगों की ये टॉपिक क्लियर हो जाएगी। लिखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला प्रश्न है, 10.0 ग्राम कास्टिक सोडे को 500 ग्राम जल में घोला गया, विलयन की मोललता की गणना कीजिए। 10 ग्राम कास्टिक सोडे को 500 ग्राम जल में घोला गया है, यानी कि जो विलेय है वह क्या है, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का फार्मूला होता है NaOH। किसमें घोला गया भाई, 500 ग्राम जल में घोला गया। तो यहां पर मोललता बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का भार बटे अणुभार बटे विलायक का भार ग्राम में, और पूरे के गुणे क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो भाई विलेय का भार कितना है, 10 ग्राम बटे 40। विलायक का भार कितना है, 500 ग्राम, और गुणे 1000। ठीक, दूसरा तरीका हमने बताया था कि यहाँ पर लिखें विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणे 1000 गुणे यहाँ पर विलायक का भार ग्राम में। तो क्या हो जाएगा भाई, विलेय का भार कितना है, 10 गुणे 1000 बटे विलेय का अणुभार कितना हो जाएगा, अणुभार 40 गुणे विलायक विलायक का भार। विलायक का भार भाई कितना हो जाएगा, 500। आंसर। यहां तक अगर पहुंचे हो तो इस सवाल का आंसर कमेंट करो। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है कि यहाँ पर 40 यानी 40 कैसे आया, तो अभी हमने पिछली सवाल में संयोग से इसी का एग्जाम्पल दिया था कि सोडियम का परमाणु भार होता है 23, ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, और हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1। 3 6 9 1 10 0 हासिल क्या हो जाएगा, 1 2 1 3 1 4। तो NaOH का परमाणु भार सॉरी अणुभार क्या हो जाएगा बेटा, 40 हो जाएगा। ठीक, तो विलेय का भार कितना है, इसमें विलेय का भार 10, विलेय का अणुभार 40, विलायक का भार 500, और पूरे के गुणे 1000। यहाँ पर विलेय का भार कितना है, 10 है, गुणे 1000, विलेय का अणुभार 40 है, और विलायक का भार 500 है। अब देखिए दोनों इक्वेशन से क्या आंसर अलग अलग आ रहे हैं या सेम आ रहे हैं। यहां तक आए हो तो इस को हल करके सही आंसर निकाल करके कमेंट जरूर करिएगा। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।